ये सेकंड ईयर इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था। अपना टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उनका शासन किस प्रकार चलता था। यानी कि दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम राज्य का आधार था, और मुस्लिम राज्य का जब आधार था तो उनका विचारों का आधार कुरान, हदीस, और इजमा। कुरान, हदीस और इजमा है, यानी कि सही के आधार पर उनका दिल्ली सल्तनत का आधार था। कुरान में अल्लाह की शिक्षाएं, आदेश संग्रहित है। कुरान में अल्लाह की शिक्षाएं, संग्रहित है, और उसके आधार पर वो अपना शासन संचालन किया करते थे। कुरान के आधार पर इसमें सामाजिक और राजनीतिक संगठन की रूपरेखा, सार्वजनिक और सार्वभौमिक उसी आधार पर किया करते थे। मुसलमानों की एकता बनाए रखना, परामर्श, परस्पर स्पर्श बनाए रखना उनकी आधारभूत विशेषताएं के अंतर्गत आती है। हम देखते हैं कि कुरान, हदीस, इजमा के आधार पर वो अपना शासन संचालन करते थे, तो उसी के अंतर्गत हमें सबसे पहले जब देखते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन व्यवस्था थी, केंद्रीय प्रशासन, इसके बाद में प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, चौथा है राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन, और छठा है न्याय प्रशासन। इस आधार पर दिल्ली सल्तनत का प्रशासन व्यवस्था का एक ढांचा बना हुआ था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रीय प्रशासन, मैंने अभी बताया जो केंद्रीय प्रशासन की एक सर्वोच्च सत्ता होती है वो सुल्तान होती है। सुल्तान, केंद्रीय प्रशासन की सर्वोच्च सत्ता सुल्तान। सुल्तान शब्द का शाब्दिक अर्थ तो शक्ति एवं सत्ता का बोध है। सुल्तान शब्द का अर्थ सत्ताधारी का अर्थ है सत्ताधारी। क्या है? सुल्तान शब्द का सत्ताधारी होता है, यानी कि शक्ति है तो सत्ता का होता है। कभी कभी खलीफा की प्रांतीय और राज्यपालों के शब्द का प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय प्रशासन का प्रधान वह
केंद्रीय प्रशासन का प्रधान होता है। केंद्रीय प्रशासन का प्रधान, यानी केंद्रीय प्रशासन का प्रधान कौन होता था? सुल्तान होता था। प्रशासन की संपूर्ण शक्ति, प्रशासन की संपूर्ण शक्ति प्रशासन की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथों में केंद्रित होती थी। किसके हाथों में होती थी? सुल्तान के हाथों में। प्रशासन की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथों में केंद्रित होती थी। वह राज्य के संवैधानिक एवं व्यवहारिक प्रमुख था। सुल्तान एक निरंकुश शासक था। सुल्तान एक निरंकुश शासक था। सुल्तान एक निरंकुश शासक था। जबकि उसकी निरंकुशता उसे उलेमा और अमीर वर्ग की कुछ सीमा तक नियंत्रण थे। उलेमा और अमीर, उलेमा और अमीर वर्ग, ये चर्चा करेंगे उलेमा, अमीर और खलीफा तीनों के बाद। इन उलेमा और अमीर वर्ग के हाथों में थोड़ी सी केंद्रित थी, लेकिन सर्व शक्ति है, संपूर्ण शक्ति उसके हाथों में केंद्रित थी। अब बात करते हैं थोड़ा थोड़ा सा खलीफा। खलीफा के बारे में खलीफा मुस्लिम जगत का प्रधान होता है। खलीफा मुस्लिम जगत का, मुस्लिम जगत का प्रधान होता है। खलीफा मुस्लिम जगत का प्रधान होता है। मोहम्मद पैगंबर के बाद 4 खलीफा हुए। मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद 4 खलीफा हुए। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 4 खलीफा हुए थे। इन संपूर्ण शक्ति खलीफा के हाथों में थे और इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन इस्लामी जगत के अंतर्गत खलीफाओं की सर्वशक्ति होती थी और जब भी कोई सुल्तान गद्दी पर बैठता था तो इन खलीफाओं से वो अनुमति प्रदान करते थे। क्या करते थे? अनुमति प्रदान करते थे। हम देखते कि इल्तुतमिश पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से अपने शौकती पत्र प्राप्त किया। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतशिर बिल्लाह, अल मुंतशिर बिल्लाह, अल मुंतशिर बिल्लाह से, ये बगदाद का खलीफा था। इससे इल्तुतमिश ने खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण की थी, सल्तनत की पदवी धारण की थी और नासिर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। नासिर उल मोमिनीन
यानी खलीफा का साया, खलीफा का साया की पदवी धारण की। खलीफा ने उन सभी क्षेत्रों पर जिसने विजित किया शाह के रूप में मान्यता दी। बलवान अलाउद्दीन खिलजी ऐसे शासकों ने भी खलीफा को मान्यता प्रदान की थी, लेकिन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त नहीं की, यानी खलीफा से उन्होंने किसी प्रकार की मान्यता धारण नहीं की और संप्रभुता को मानने से इनकार कर दिया। खलीफा की संप्रभुता को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने आप को खलीफा कबूल अमीरुल मोमिनीन, खलीफा कबूल खलीफा कबूल और खलीफा उल मोमिनीन, सॉरी अमीरुल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन, खलीफा कबूल अमीर उल मोमिनीन, यानी कि स्वयं को खलीफा घोषित किया। किसने घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने। तथा खलीफत उल लहर उल वासिक बिल्लाह जैसी उपाधियां धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने पुणे खलीफा के साथ संबंध स्थापित किया। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने पुणे खलीफा के पद को मान्य है, यानी पुणे उसको घोषित किया और अपने आप को नासिर अमीर उल मोमिनीन, नासिर अमीर उल मोमिनीन, नासिर अमीर उल मोमिनीन, नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का साया घोषित किया। मोहम्मद तुगलक ने खलीफा को महत्व नहीं दिया, किंतु अपने विरुद्ध होने वाले लगातार विद्रोह से त्रस्त होकर उसने कुतुबे व सिक्कों में खलीफा का नाम शामिल किया और जितने भी शासक थे इन्होंने भी अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम घोषित किया, कुतुबा में खलीफा का नाम घोषित करवाया। इसके बाद में आता है फिरोज तुगलक के शासन के प्रथम 6 वर्षों में मिस्र के अब्बासी खलीफा से 2 बार सुल्तान की पद की स्वीकृति की। फिरोज तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से फिरोज शाह तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से अब्बासी खलीफा से 2 बार सुल्तान के पद की स्वीकृति की। 2 बार सुल्तान के पद की स्वीकृति की। तो हम देखते हैं कि खलीफा के बाद में केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान के बाद में खलीफा था
उसकी मान्यता प्रदान है। अब खलीफा के बाद में आते हैं अमीर। क्या आते हैं? अमीर वाले। अमीर वर्ग। अमीर वर्ग 13वीं सदी के दौरान उत्तर भारत में उभरने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। अमीर वर्ग 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में उभरने वाले महत्वपूर्ण प्रशासक थे। ये विदेशी मूल के थे, जो दो समूहों में थे। पहला तुर्कीदास अमीर, ये दो समूह में थे। पहला तुर्कीदास अमीर, पहला तुर्कीदास अमीर, दूसरा गैर तुर्की अमीर वाला। गैर तुर्की अमीर वाला। गैर तुर्की कुलीन वर्ग विदेशी थे। गैर तुर्की कुलीन वर्ग विदेशी थे। कौन थे? ये विदेशी थे, जो जीवकोपार्जन की तलाश में मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से भारत में आए थे। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से भारत आए, यानी कि ये विदेशी थे और जीवकोपार्जन के लिए मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से भारत में आए थे। अमीरों ने इन दोनों वर्गों, तुर्की अधिक शक्तिशाली थे और बड़े बड़े पदों पर नियुक्त थे। शासन प्रशासन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के शासनकाल में 40 अमीरों का दल, यानी कि तुर्क ए चहलगानी, का गठन किया था इल्तुतमिश ने। यानी कितने अधिक शक्तिशाली। और रज्जा के शासनकाल में भी इनका शक्तिशाली बोलबाला। बलबन ने इनकी शक्ति को समाप्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने 40 अमीरों के दल को समाप्त कर दिया। बहराम शाह ने इनकी शक्ति को कम करने के लिए नायब मुमलिका का पद घोषित किया। नायब ए मुमलिका, बहराम शाह ने इनके पद को कम करने के लिए नायब मुमलिका के नाम एक पद का सर्जन किया और सर्वाधिक महत्व सर्वप्रथम इख्तियारुद्दीन एतकीन को दिया गया। यह पद सबसे पहले किसको दिया गया था? एतकीन को। एतकीन नासिरुद्दीन महमूद ने अपनी समस्त शक्तियों तुर्की सरदारों विशेषकर बलबन के पक्ष में त्याग दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने वंशानुगत अमीरों के हितों की रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। अलाउद्दीन खिलजी ने वंशानुगत और जातीय आधार पर तुर्क अमीरों को शामिल किया, यानी कि उन्होंने जातीय आधार पर और योग्यता के आधार पर अमीरों को पद प्रदान किए। यानी कि तो पहले वंशानुगत बना दिए गए थे, उनको योग्यता के आधार पर। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक ने संक्षिप्त शासनकाल में अमीरों और सुल्तानों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में
स्थिति पूरी तरह बदल गई। उसने पुराना अमीरों को कमजोर करने की दृष्टि से विस्तृत जनजाति के आधार पर अमीर पदाधिकारियों की एक नई व्यवस्था स्थापित की। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सुल्तान और अमीरों के बीच सद्भाव का काल था। इस प्रकार संपूर्ण सल्तनत काल में सुल्तान व अमीरों के मध्य परस्पर संबंधों में परिवर्तन होता रहा। अमीरों का स्वर्ण काल लोधी काल को माना जाता है, जबकि निम्न काल अलाउद्दीन और बलबन। अमीरों का स्वर्ण काल लोधी काल को कहा जाता है, यानी कि अमीर लोधी काल में इनका स्वर्ण काल था, और निम्न काल बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के काल में रहा। इसके बाद में आते हैं उलेमा वर्ग। कौन आता है अमीर के बाद में? उलेमा वर्ग। उलेमा वर्ग क्या होता था? ये उलेमा वर्ग इस्लामी धर्माचार्य और शरीयत कानूनों की व्याख्याकारों में महत्वपूर्ण, यानी कि उलेमा वर्ग होता था वो कुरान के आधार पर, शरीयत और कुरान के आधार पर धर्म की व्याख्या करते हैं। उलेमा वर्ग धर्म की व्याख्या करने वाले, यानी कि धर्म को विशेष महत्वपूर्ण स्थान देने वाले। शासन पर इनका अत्यधिक प्रभाव रहा। शरीयत की मान्य व्याख्याकार होने के कारण उलेमा वर्ग के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, धार्मिक विषयों को प्रभावित करने वाले इनके दो कार्य हैं। नंबर एक, धार्मिक विषयों को प्रभावित करने वाले धार्मिक विषयों को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों में सुल्तान का सलाहकार। नीतिगत मामलों सुल्तान के सलाहकार दूसरा था, राज्य में न्यायिक पदों पर उसका वास्तविक अधिकार। राज्य के न्यायिक पदों पर उसका वास्तविक अधिकार। बलबन ने इल्तुतमिश का उलेमाओं का एक वर्ग से मतभेद था। बलबन ने कुछ समय तक उलेमाओं को राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया, किंतु बलबन, अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी भी धर्म को राजनीति से ऊपर स्थान नहीं दिया। मोहम्मद तुगलक अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के कारण उलेमाओं के साथ सही व्यवहार नहीं किया। फिर भी संपूर्ण तुर्की अफगान शासन काल में उलेमा शासक वर्ग का एक अभिन्न वर्ग बना था। अब अपना जो टॉपिक चलता है खलीफा, अमीर और उलेमा वर्ग के बाद में जो केंद्रीय प्रशासन थी, अब वहीं से शुरू होते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में अपन ने सुल्तान पढ़ा, इसके बाद में खलीफा, अमीर और
उलेमा, यानी कि सुल्तान अब पढ़ते हैं मंत्रीगण, मंत्रीगण। सुल्तान अपने अधिकारों के लिए, अपने कार्य को बांटने के लिए उसके शासनकाल में कुछ मंत्री नियुक्त किए गए। इन मंत्रियों में 4 मंत्री महत्वपूर्ण थे। वो 4 मंत्री कौन कौन थे? नंबर 1 दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत। नंबर 2 दीवान ए आरिज, दीवान ए रसाला, दीवान ए इंशा। ये 4 मंत्री महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? दीवान ए विजारत, दीवान ए इंशा, दीवान ए रसाला और दीवान ए इंशा, दीवान ए आरिफ। इन चारों के व्याख्या अपन कल की वीडियो के अंतर्गत करवा देंगे। अपने कल की वीडियो के अंतर्गत तुमको इनकी चारों की व्याख्या प्रस्तुत कर दी जाएगी।